हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 4 के हिंदी के पार्ट 19 को। यहाँ पे इस पे पार्ट 21 लिखा हुआ है ये, लेकिन आपकी किताब में पार्ट 19 है। तो इस पार्ट का नाम है बच्चों, जब मैं पढ़ता था। बहुत ही अच्छा पार्ट है, बहुत ही सुंदर पार्ट है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इस पार्ट को अच्छे से समझ लिया था। इस वीडियो में हम इस पार्ट के प्रश्नोत्तर व अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए बच्चों चलते हैं इस पार्ट के प्रश्नोत्तरों की ओर। बच्चों, जो इस पार्ट का प्रश्न क्रमांक 1 है वो है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे जो इसका का नंबर वाला प्रश्न है, ये है गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो बच्चों, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें याद होना चाहिए कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? पोरबंदर। पोरबंदर एक जगह का नाम है बच्चों, जो कि गुजरात में है। ठीक, तो इनका जन्म कहाँ कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। ठीक, और पोरबंदर में हुआ था। ठीक, अब जो प्रश्न क्रमांक खा है वो है, गांधी जी ने सैर करना क्यों अच्छा माना है। तो जो सैर करने से हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है। तो गांधी जी ने कहीं किसी किताब में पढ़ा था कि सैर करना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, तो इसलिए गांधी जी ने सैर करना अच्छा माना है। तो गांधी जी रोज सुबह सैर करने जाते थे, जिससे कि वो स्वस्थ रहते थे। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, गांधी जी ने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। ठीक, इसलिए गांधी जी ने सैर करना अच्छा माना है। तो हमें भी बच्चों ये एक अच्छी आदत अपने जीवन में उतारना चाहिए, हमें भी रोज सैर करना चाहिए, जिससे कि हम स्वस्थ बने रहें। अगला जो प्रश्न है ग नंबर वाला, वो है, सुलेख के विषय में गांधी जी के क्या विचार थे। तो सुलेख का अर्थ समझ लेते हैं। सबसे पहले तो सुलेख का अर्थ होता है बच्चों अच्छी हैंडराइटिंग। ठीक, उसे हम सुलेख कहते हैं। तो सुलेख का विषय में गांधी जी का क्या अर्थ है? तो गांधी जी की जो हैंडराइटिंग थी वो अच्छी नहीं थी, लेकिन उसका महत्व उन्हें बाद में पता चला कि जो सुलेख है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वो ऐसा मानते थे कि ना, अगर हमारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो जो हमारी शिक्षा है वो अपूर्ण है, यानी पूरी नहीं है। तो हमें अपनी लेखनी यानी लेख को सुधारना चाहिए, अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हम देख लेते हैं। गांधी जी के अनुसार सुलेख शिक्षा का एक आवश्यक अंग है, यानी शिक्षा जो है वो सुलेख के बिना अधूरी है, अपूर्ण है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अंग है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे शिक्षा के लिए। सुलेख का गंदा होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। तो ऐसे विचार सुलेख के बारे में गांधी जी के थे। ग नंबर का जो प्रश्न है वो है, व्यायाम और खेल के संबंध में गांधी जी के क्या विचार थे। तो बच्चों, हमें स्वस्थ रहने के लिए, निरोगी रहने के लिए व्यायाम और खेल खेलना चाहिए। ठीक है, तो गांधी जी के विचार देख लेते हैं हम। गांधी जी के अनुसार अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम और खेल बहुत आवश्यक है, यानी हमें डेली कम से कम 1 घंटा व्यायाम करना चाहिए। ठीक है, और हो सके तो हमें खेलना भी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों का काम तो खेलना ही होता है। ठीक, तो बच्चे खेल सकते हैं, लेकिन एक एज के बाद थोड़ा सा ये खेलना वाला काम बड़े लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन बड़े लोगों को भी खेलना चाहिए, थोड़ा सा टाइम निकाल के खेल कोई भी एक चुन लें, फिर खेलें। साथ ही पढ़ाई पर भी इनका सकारात्मक असर पड़ता है। अब आपने देखा होगा, टीचर्स खेल खेलने के लिए मना करते हैं बहुत से, लेकिन इसका क्या है कि जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है तो स्वास्थ्य अच्छा होने से हमारी जो पढ़ाई है वो भी ऑटोमेटिक अच्छी होती है। ठीक, तो हमें एक निश्चित अवधि में, मतलब 1 घंटा या 2 घंटा खेल भी खेलना चाहिए, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और हम अच्छे से पढ़ाई पर भी फोकस कर पाएंगे, ध्यान दे पाएंगे। लेकिन आउटडोर गेम खेलना चाहिए, मतलब ऐसे खेल जो कि घर से बाहर खेले जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मोबाइल पे वीडियो गेम खेल लिया। ठीक है, इस टाइप के गेम नहीं, जो आउटडोर गेम है उन्हें हमें खेलना चाहिए। अब यहाँ पे ड नंबर वाला प्रश्न है, मैं मन मारकर रह गया, यह कथन गांधी जी ने क्यों कहा। तो ऐसा क्यों कहा गया था गांधी जी के द्वारा कि मैं मन मार कर रह गया। तो एक घटना थी बच्चों, उस घटना के बारे में देख लेते हैं जिसकी वजह से वो मन मार कर रह गए। एक बार गांधी जी तय समय पर व्यायाम हेतु स्कूल नहीं पहुंच पाए। मतलब जो टाइम था व्यायाम का, जैसे सुबह 6 बजे या फिर 7 बजे उन्हें पहुंचना था, तो उस टाइम पर नहीं पहुंच पाए, वो लेट हो गए थे। ठीक, देरी हो गई थी उन्हें। विलंब से आने के कारण उन्होंने सब सच बता दिया। तो उनको देर क्यों हुई, तो वो घटना उन्होंने पूरी की पूरी वैसी की वैसी बता दी कि इस कारण में मुझे देर हुई है, यहाँ व्यायाम पर मैं समय से नहीं पहुंच पाया। किंतु उनके गुरुजनों ने
इसको नहीं माना और उन्हें दंडित किया गया, मतलब उनकी बात का भरोसा नहीं किया गया और उन्हें पनिशमेंट दी गई तथा उन्हें झूठा कहा गया। उनके बहुत दुख हुआ, वो उनसे झूठा भी बोला गया क्या तुम झूठ बोल रहे हो, ठीक है। तो इस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि गांधी जी कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए गांधी जी ने हमेशा ही सच बोला है, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति जो हमेशा ही सच बोलता हो, उस व्यक्ति से अगर कोई है ना झूठा कहे तो उसे बहुत ज़्यादा दुख पहुंचता है, ठीक है। तो गांधी जी को भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा था। वह झूठे नहीं थे यह साबित करने का उनके पास कोई उपाय नहीं था, और वो ये साबित भी नहीं कर पा रहे थे कि वो झूठ नहीं सही बोल रहे हैं, विलम्ब होने का जो कारण है वो सही बता रहे हैं। इस कारण उन्हें मन मारकर रहना पड़ा, फिर उन्हें वहीं पर चुपचाप रहना पड़ा कि अब मैं कर भी क्या सकता हूँ, अब जो आप बोल रहे हैं वो सही है, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से हमारे ये प्रश्नोत्तर हो जाते हैं। अब चलते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर। अब बच्चों जो इस अध्याय का प्रश्न क्रमांक 2 है वो है, निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, यही विकल्प चुनकर सही विकल्प चुनकर खाली स्थान भरिए। तो यहाँ पे 1 नंबर वाला प्रश्न है, गांधी जी के पिता राजकोट के डैश थे, ठीक है। तो यहाँ पे इस रिक्त स्थान के लिए हमें 4 विकल्प दिए हैं, जैसे सैनिक, पहरेदार, दीवान, वकील। तो हमने इस पार्ट में पढ़ा था बच्चों, उनके जो पिता थे वो राजकोट में दीवान थे, तो ये ग नंबर वाला आपका सही विकल्प है। तो इसे हम उत्तर के रूप में यहाँ पर लिख देंगे, ठीक। जो दूसरा है बच्चों वो है, गांधी जी बचपन में बहुत डैश थे। तो इसके भी 4 विकल्प हैं हमारे पास, बातूनी, शरारती, चतुर, संकोची। तो वो बहुत ज्यादा संकोची थे बच्चों, शर्मीले स्वभाव के थे, ठीक। तो ये यहाँ पे आ गया ग नंबर वाला। अब देख लेते हैं बच्चों अगला कौन सा है। ये तीसरे नंबर का हम देखते हैं। तो तीसरे नंबर में हमें दिया है, हाँ, सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक से गांधी जी को डैश की प्रेरणा मिली। तो उन्होंने एक नाटक देखा था सत्यवादी हरिश्चंद्र, तो उस नाटक को देखकर उन्हें किस चीज की प्रेरणा मिली थी। यहाँ पे हमारे पास विकल्प है, व्यायाम करने की, सत्यवादी होने की, संगीत की, परोपकार करने की। तो उन्हें सत्यवादी होने की प्रेरणा मिली थी, यानी हमेशा सच बोलने की प्रेरणा मिली थी। इसलिए गांधी जी कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, हमेशा सच बोलते थे। तो जो ख नंबर वाला हमारा विकल्प है वो सही हो जाएगा। ये चौथा जो है बच्चों, ये है गांधी जी बहुत ध्यान देते थे। तो गांधी जी सबसे ज्यादा ध्यान किस चीज पर देते थे? अच्छे आचरण पर, खेलकूद पर, पढ़ाई पर, व्यायाम पर। तो गांधी जी सबसे ज्यादा ध्यान देते थे अच्छे आचरण पर, ठीक, इस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान देते थे। हाँ, अब देख लेते हैं बच्चों इस पाठ का जो प्रश्न क्रमांक 3 है वो है, निम्नलिखित शब्दों की सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे कि हम देख लेते हैं, ये हैं सत्यवादी, मातृ पितृ भक्त, राष्ट्रपिता, राजकोट के दीवान। तो इस साइड भी कुछ शब्द दिए हैं, तो इन शब्दों की जोड़ी हमें इन शब्दों से बनानी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं सत्यवादी। तो सत्यवादी बच्चों हमें पता है कौन थे? हरिश्चंद्र जी थे। तो इसकी जोड़ी हम हरिश्चंद्र जी से मिला देते हैं सत्यवादी की, ठीक है। मातृ पितृ भक्त, तो मातृ पितृ भक्त बच्चों ये श्रवण कुमार थे। कौन थे? श्रवण कुमार। तो इसकी जोड़ी हम इससे मिला देते हैं, ठीक। राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता बच्चों महात्मा गांधी जी को बोला जाता है, ठीक है। तो यहां पर हम इनसे इन्हें मिला देते हैं, महात्मा गांधी जी को, राष्ट्रपिता, ठीक है। राजकोट के दीवान, तो राजकोट के दीवान महात्मा गांधी जी के पिता थे, उनका नाम था बच्चों करमचंद गांधी। तो इससे इसे मिला देते हैं, ठीक। इस तरीके से बच्चों ये प्रश्न भी हमारे हो जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न है वो है भाषा अध्ययन के बच्चों। तो यहाँ पे हमें जो प्रश्न क्रमांक 1 दिया है वो है, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध उच्चारण कीजिए। तो यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए हैं, उनके उच्चारण सही सही करना है, मतलब उसे हमें सही पढ़ना है, ठीक। तो उच्चारण मैं करके बता देता हूँ आपको, वैसे ही आप रिपीट कर लीजिएगा। तो जो पहला शब्द है वो है श्रवण। क्या है? श्रवण। दूसरा है ये है पितृभक्ति, ये है हरिश्चंद्र। स्वास्थ्य, शिक्षा, इंग्लैंड, असहाय। क्या ये? असहाय, ठीक। दंड, भात्र, पितृ, पृथ्वी, ग्रह, और ये है तृण। अब बच्चों जो प्रश्न क्रमांक 2 है भाषा अध्ययन का, उसे देख लेते हैं। ये है, इसमें दिया है निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम, जैसे ये दिया है अनुशासन, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ है ना शब्दों में
अशुद्धि है उसे हमें शुद्ध करके लिखना है। तो अनुशासन कैसे लिखा जाता है मैं इधर लिख के बता देता हूँ इस जगह पर, ठीक है। अनुशासन ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो सा है बच्चों, ये सा सपेरे का है, हमें यहाँ सा सिटी का लगाना है, ठीक है। अनु सा, और ये जो सा सिटी का दिया है इसे हमें बदल देना है सा सपेरे वाला सन, ठीक है। अनुशासन, इस तरीके से ये बन जाएगा, ठीक है। अब दूसरा जो शब्द है वो है अपूर्ण, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऊ की मात्रा है ये बड़े ऊ की मात्रा आना चाहिए थी, ये इसमें गलती है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपूर्ण, ठीक, अपूर्ण, इस तरीके से ये शुद्ध लिखा जाता है। हाँ, अनिवार्य, तो ये जो रा ऊपर लगा है तो ये वा पे नहीं आते हुए किस पे आ जाएगा, या पे। तो इस तरीके से ये अनिवार्य हो जाएगा, ठीक है। अनिवार्य, अनिवार्य, ठीक। तो इस तरीके से ये शुद्ध शब्द बन गए। अब इसी तरीके से हमें इन्हें भी देख लेना है। जैसे ये लिखा है सुलेख, ठीक है। तो सुलेख में सा सिटी का नहीं, सा आता है सपेरे वाला, सुलेख, ठीक, सुलेख। अगला जो शब्द है वो है सिद्ध, ठीक। तो सिद्ध में भी सा सिटी का नहीं, सा सपेरे का आएगा, ठीक है, सिद्ध। ये इस तरीके से हो जाएगा। अगला शब्द है परिचर्चा। परिचर्चा में ये जो रा लगा है वो यहाँ नहीं लगते हुए इस वाले दूसरे वाले चा पे लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे परिचर्चा, इस तरीके से। तो ये शुद्ध रूप मैंने लिख दिए हैं, जो अशुद्धियां थी उन्हें सही कर लिख दिया। इसी तरीके से आप भी लिख लीजिएगा, ठीक। और इनकी थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि कहीं कहीं ये शब्द आते हैं तो हमसे भी ये अशुद्धियां हो जाती हैं, तो हम इसे शुद्ध करके लिख पाए। अब इसे देख लेते हैं, ये क्या लिखा है, जो पिता का भक्त हो उसे पितृभक्त कहते हैं, ठीक है। पिता के भक्त को हमें क्या कहते हैं, पितृभक्त। इसमें रेखांकित वाक्यांश के लिए पितृभक्त एक शब्द का ही प्रयोग किया गया है। मतलब ये पूरा का पूरा जो वाक्य था, पितृ जो पिता का भक्त हो, ठीक, ये वाला इतना, तो उसके लिए हमने एक ही शब्द का प्रयोग कर लिया, पितृभक्त का। ऐसी ये और भी नीचे उदाहरण दिए हैं। जो देश का भक्त हो उसे हम क्या बोलते हैं, देशभक्त बोलते हैं। जो राष्ट्र का भक्त हो उसे हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रभक्त बोलते हैं, ठीक। इस तरीके से हमें एक वाक्य के लिए एक ही शब्द लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसे और भी देख लेते हैं बच्चों, नीचे क्या दिया है। हाँ, ये देखिए प्रश्न क्रमांक 3, दिए गए वाक्यांश के सामने कुछ शब्द दिए हैं, उनमें से सही शब्द छांटकर लिखिए। तो ये हमें याद होना चाहिए, जिसका कोई नाथ ना हो। तो जिसका कोई नाथ ना हो उसे हम बोलते हैं अनाथ। क्या बोलते हैं, अनाथ। जैसे जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते, ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, अनाथ बोलते हैं, ठीक। तो ये अनाथ आएगा। और सनाथ हम बोलते हैं, सॉरी इसे हम ऐसे करके लिख देते हैं, जिनके नाथ होते हैं, माता पिता होते हैं, उन्हें हम सनाथ बोलते हैं, ठीक है। खा है, जिसके हृदय में दया ना हो, जिसके हृदय में दया ना हो तो उसे हम बोलते हैं निर्दय। क्या बोलते हैं, निर्दय। अब बच्चों अगला जो है वो है जिससे सत्य प्यारा हो। तो जो व्यक्ति सत्य को प्रेम करता है, सत्य जिसे प्यारा होता है, हमेशा सत्य बोलता है, उसे हम बोलते हैं सत्य प्रिय। क्या बोलते हैं, सत्य प्रिय, ठीक। और घ नंबर है, ये है सत्य के लिए आग्रह, ठीक है। सत्य के लिए किया गया आग्रह, इसे बोलते हैं हम सत्याग्रह, ठीक है। क्या बोलते हैं, सत्याग्रह। तो ये हमने एक वाक्य के लिए एक शब्द लिख दिए, ठीक है। इसका उत्तर हमारा ये अनाथ हो गया, इसका निर्दय हो गया, इसका सत्यप्रिय हो गया, इसका सत्याग्रह हो गया। इस तरीके से हम इस प्रश्न के उत्तर को भी कर सकते हैं। अब देख लेते हैं बच्चों अगले प्रश्न को। तो उससे पहले हमें कुछ चीजें समझनी है, जैसे कि यहाँ पे दिया है, ध्यान दीजिए, स्तंभ और स्तंभा। तो ये बालक है, ये बालिका लिखा हुआ है, दादा दादी पुत्र पुत्री और नाना नानी, यानी कि यहाँ पे लिंग बदले हैं, पुरुष लिंग से स्त्रीलिंग दिखाया है। मतलब ये इस साइड के जो शब्द हैं वो पुरुष लिंग के और इस साइड के जो शब्द हैं वो स्त्रीलिंग के हैं, ठीक। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ स्तंभ आ के शब्दों से पुरुष जाति का तथा स्तंभ बा के शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो रहा है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे ये पूरे शब्द हैं, इससे क्या पुरुष जाति का बोध हो रहा है, और ये इस तरफ के जो शब्द हैं उससे स्त्री जाति का बोध हो रहा है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, आप जानिए, जिन प्राणियों वस्तुओं से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं, ठीक। लिंग के भेद दो प्रकार के होते हैं लिंग, एक होते हैं पुल्लिंग, एक होते हैं स्त्रीलिंग। तो जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वो कहलाते हैं पुल्लिंग शब्द, ठीक है। और जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे दिया भी है, जैसे इसके उदाहरण है लड़का, भाई, छात्र, काला। तो ये पुल्लिंग शब्द है, और जो स्त्रीलिंग शब्द है वो है नदी, नानी, काली, ठीक है। इस तरीके जो प्रश्न क्रमांक 4 है वो है, निम्नलिखित वाक्यों को उदाहरण के अनुसार बदल कर लिखिए।
तो यहाँ पे हम देखेंगे एक वाक्य दिया है, ये पुल्लिंग में वाक्य है और ये स्त्रीलिंग में वाक्य है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, तो ये किसी लड़के की बात चल रही है या फिर आदमी की बात चल रही है, तो ये क्या है, पुल्लिंग शब्द के लिए बनाया गया वाक्य है, मैं पढ़ता हूँ, और इसी को हमने बदल लिया स्त्रीलिंग में, ठीक है। तो ये मैं पढ़ती हूँ, ये स्त्रीलिंग का वाक्य है, ठीक। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमें पुल्लिंग शब्द पुल्लिंग बात वाक्य दिए हैं, इसे हमें स्त्रीलिंग में बदल कर लिखना है। तो इसे देख लेते हैं बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। जैसे पहला वाक्य है ये तुम लिखते हो, तो इसे हमें स्त्रीलिंग में बदलना है, तो ये क्या हो जाएगा, तुम लिखती हो, ठीक है, तुम लिखती हो। इस तरीके से ये स्त्रीलिंग में हमने बदल दिया, ठीक। अगला है सोनू दौड़ता है, ठीक है, सोनू की जगह पे किसी लड़की का नाम लिख देते हैं, राधा दौड़ती है, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, राधा दौड़ती है। कुछ नहीं कर रहे हैं हम, है ना, पुल्लिंग वाक्यों को स्त्रीलिंग में बदल रहे हैं, दौड़ती है, ये इस तरीके से। गा है राधे खेलता है, ठीक है, राधे खेलता है, तो यहाँ पे राधे की जगह पे लड़की का नाम ले देते हैं रानी, रानी खेलती है, ठीक है, रानी खेलती है, खेलती है, इस तरीके से। हाँ, वे चलते हैं, तो वे चलती हैं, तो वे चलती हैं, वे चलती हैं, इस तरीके से। तो हमने यहाँ पे पुल्लिंग वाक्यों को स्त्रीलिंग में बदल दिया, इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं, ठीक। अगला देखते हैं बच्चों, ये क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक। तो ये है निम्नलिखित अनुच्छेद से संज्ञा सर्वनाम शब्द छांटकर लिखिए। तो यहाँ पे बच्चों हमें एक पैरा दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें संज्ञा और सर्वनाम दो अलग अलग शब्द छांटकर लिखना है। तो संज्ञा और सर्वनाम हमें पता होना चाहिए। संज्ञा का मतलब होता है किसी भी चीज का नाम, ठीक है, जनरली नाम, ठीक है, जैसे ये पेन है, ये बोर्ड है, ठीक है, इस तरीके से ये नाम। और सर्वनाम मतलब जो सबके नाम हो सकते हैं, जैसे मैं, तुम, आप, ये क्या है, सर्वनाम है। तो यहाँ पे एक वाक्य दिया है, ठीक है, गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था, तो गांधी जी और पोरबंदर ये क्या हो गए, संज्ञा शब्द हैं, ठीक है, गांधी जी और पोरबंदर कैसे हैं, संज्ञा शब्द हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये संज्ञा शब्द की जगह पे यहाँ पे लिख देंगे गांधी जी, और ये आ जाएगा पोरबंदर, पोरबंदर है ये, पोरबंदर, ठीक, ये इस तरीके से। वे राजकोट पढ़ने गए, तो वे ये क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, तो वे यहां पर लिख देंगे वे, ठीक है। और राजकोट फिर है ना संज्ञा शब्द हो गया, तो यहां पे आ जाएंगे राजकोट, ठीक। उन्होंने, उन्होंने, तो ये सर्वनाम हो गया, पुस्तकों, उन्होंने, ठीक है। और पुस्तकों, पुस्तक हो गया सर्वनाम, सॉरी, पुस्तक सर्वनाम ही होगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये संज्ञा हो जाएगा, पुस्तक, पुस्तक हो गया हमारा संज्ञा शब्द। पुस्तकों में पढ़ा था कि घूमना लाभकारी होता है, वे सत्यप्रिय थे, तो यहाँ पे वे हमने लिख दिया है। गांधी जी, गांधी जी यहाँ पे आ गया। हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र हमारा फिर हो जाएगा क्या, संज्ञा शब्द हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हरिश्चंद्र, की तरह सत्यवादी बनना चाहते थे, वे दूसरे के मोती जैसे अच्छा देखते, तो यहाँ पे बच्चों दूसरे, दूसरा तो ये है ना सर्वनाम में आएगा दूसरे, ठीक। और मोती, मोती आ जाएगा हमारा संज्ञा में, ठीक। तो स्वयं भी वैसा लिखने का प्रयास करते थे, ठीक। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये संज्ञा शब्द और सर्वनाम शब्द छांट कर लिख दिए, ठीक है। इसमें कुछ और छूटे हो तो आप भी ढूंढ कर लिख लीजिएगा। तो बच्चों इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।